हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपनी किताब अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी का पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था और सांख्यिकी का अर्थ हमने देख लिया था एक वचन की संज्ञा के रूप में और बहुवचन की संज्ञा के रूप में इसे कैसे परिभाषित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, उसके लिए उपकरण क्या है और सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले यदि हम इसकी अध्ययन अवस्थाएं देखें, सांख्यिकी के अध्ययन के लिए 5 अवस्थाएं हैं। देखिए अवस्थाएं 5 है जिसके अकॉर्डिंग हम सांख्यिकी अध्ययन करते हैं और उसके लिए उपकरण क्या क्या है। पहली अवस्था में क्या होता है, देखो हमने एक वचन की संज्ञा के रूप में जब सांख्यिकी का अर्थ देखा तो हमने कहा था कि यह सांख्यिकी वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन है जो आंकड़ों के संकलन, उनके वर्गीकरण, उनके प्रस्तुतिकरण, उनके विश्लेषण और उनके निर्वचन से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन करती है। तो सांख्यिकी की अवस्थाएं भी सिस्टमेटिक चलेगी। पहली अवस्था के अंदर आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। आंकड़ों का संकलन, डेटा का कलेक्शन होता है, संकलन। आंकड़ों के संकलन की विधियां कौन कौन सी है, देखिए इसके लिए कौन कौन से उपकरण है। संगणना और निदर्शन विधि होती है इसके लिए, संगणना व निदर्शन विधि। सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है सांख्यिकी अध्ययन के लिए, डेटा कलेक्ट होने के लिए 2 विधियां होती है हमारे पास में, संगणना विधि और निदर्शन विधि। संगणना में समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समग्र की सभी इकाइयां, जैसे मेरी क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हैं, मुझे इनके इकोनॉमिक्स में नंबर जानने या अंग्रेजी विषय के नंबर जानने, यदि कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक छात्र या प्रत्येक जो विद्यार्थी है उससे मैं उसके नंबर पूछकर उसकी क्लास के अंदर स्थिति को बताती हूँ तो उसको हम कहेंगे संगणना विधि। हमारे यहाँ जनगणना और उत्पादन की गणना संगणना विधि के द्वारा ही की जाती है। इसके अंदर हम अपने अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है उसकी किसी भी एक इकाई को नहीं छोड़ते, वरन उससे रिलेटेड जितनी इकाइयां हैं उनका समग्र रूप में अध्ययन करते हैं। तो संगणना विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। निदर्शन, जिसको हम प्रतिचयन विधि या सैंपल मेथड कहते हैं, इसमें चुनी हुई इकाइयों के आधार पर हम समग्र के बारे में निष्कर्ष बताते हैं कि कोई सैंपल चुन लेते हैं। जैसे मुझे कक्षा के 30 विद्यार्थियों की स्थिति बतानी है और कक्षा में से मैंने 7 छात्रों का प्रतिनिधि करने वाला एक ग्रुप चुन लिया है जिसके अंदर मैंने होशियार, मिड या कमजोर विद्यार्थियों सभी को सम्मिलित किया है और उनके आधार पर यदि मैं क्लास की पूरी जो स्थिति है उसके पढ़ने का लेवल क्या है उसको बताती हूँ तो वो मेरी कौन सी विधि कहलाएगी, निदर्शन विधि, जिसमें हम सैंपल चुनकर समग्र की सभी इकाइयों के बारे में निष्कर्ष बता देते हैं। जैसे हम जब अनाज खरीदने जाते हैं तो हम अनाज के कुछ दानों के आधार पर, एक मुट्ठी भर अनाज लेते हैं, हम दाल अगर खरीदने जा रहे हैं तो हम दाल के एक एक दाने का निरीक्षण नहीं करते, दाल के कुछ दानों के आधार पर हम उसकी पूरी किस्म को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जब सैंपल चुनकर समग्र की सभी इकाइयों के बारे में निष्कर्ष बताए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं निदर्शन विधि। इनके लिए हमारे आगे पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं जहां हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल हमें यह ध्यान रखना है कि सांख्यिकी अध्ययन की पहली अवस्था में आंकड़ों का संकलन होता है और इसके लिए 2 विधियां हैं, संगणना विधि और दूसरी है निदर्शन विधि। सेकंड अवस्था में क्या होगा, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण होगा। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन। आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास देखिए क्या विधियां हैं। हम इसके अंदर आंकड़ों का विन्यास करते हैं और मिलान रेखाएं खींचते हैं। आंकड़ों का विन्यास व मिलान रेखा। मिलान रेखाएं बनाकर हम उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थित होने के बाद में तीसरी जो अवस्था आती है जिसके अंदर हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमारे पास में सारणी है। सारणी के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, हम ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के चित्र बना सकते हैं। इसके
आयत चित्र, वर्ग चित्र, वृत्त चित्र व अन्य प्रकार के जो दंड चित्र हैं उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ये सब चैप्टर हमारे क्रम से है किताब के अंदर, और आगे हमारी पूरी किताब इन्हीं पर आधारित है, इन उपकरणों पर, जिनको हम चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। आपको यहाँ केवल ये ध्यान रखना है कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास सारणी, ग्राफ और चित्र है। उसके बाद चौथी अवस्था में हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण होगा चौथी अवस्था में। आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी विधियां हैं, जिसके अंदर हम औसत, प्रतिशत, सहसंबंध, प्रतिगमन, इन मेथड्स के आधार पर आंकड़ों का हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि एवरेज स्थितियां क्या रही, कोई चीज बढ़ी या घटी प्रतिशत रूप में या औसत रूप में, किस चर राशि का दूसरी चर राशि के साथ क्या सहसंबंध रहा, धनात्मक रूप से प्रभावित हुई या ऋणात्मक रूप से प्रभावित हुई। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हमारे जो सांख्यिकी अध्ययन की पांचवी अवस्था होती है वो है आंकड़ों का निर्वचन या निष्कर्ष। आंकड़ों का निर्वचन करते हैं हम इसमें। निर्वचन या हम यूं भी कह सकते हैं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो औसत और प्रतिशत है उनका विस्तार करते हैं, औसत व प्रतिशत विस्तार द्वारा, और अन्य चर राशियों के साथ उनके संबंध को सूचित करते हुए, अन्य चर राशियों के साथ उनका क्या रिलेशन रह रहा है, क्या वो अपना संबंध स्थापित कर रही है अन्य चर राशियों के साथ, उनके आधार पर जब हम आंकड़ों का निर्वचन करते हैं तो इसके आधार पर हम अपने निष्कर्ष बता देंगे कि वाकई में हमने जो आंकड़ा एकत्र किया है उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है। तो सांख्यिकी अध्ययन की ये 5 अवस्थाएं, 5 में हम आंकड़ों का संकलन, दूसरी में व्यवस्थीकरण करते हैं, तीसरी में प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और अंततः हम निर्वचन या निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। ये विधियां ठीक वही है जो हमने सांख्यिकी का अर्थ एक वचन की संज्ञा के रूप में देखा था। उसमें भी क्रम वाइज हमने कहा था सबसे पहले आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद हम उनको व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने के बाद उनको प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत करने के बाद उनका विश्लेषण और अंततः उनसे हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है, सांख्यिकी के क्षेत्र में हम किन बातों को पढ़ते हैं। सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी का क्षेत्र, देखिए सांख्यिकी के क्षेत्र में या इसकी विषय वस्तु में 3 बातें शामिल की जाती है। सबसे पहले इसकी प्रकृति कैसी है, सांख्यिकी की प्रकृति, इसकी विषय वस्तु, या इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु और इसकी सीमाएं, और तीसरा आ जाएगा इसकी सीमाएं, सांख्यिकी की सीमाएं, दोष या कमियां भी जिसको हम कह सकते हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र में 3 बातें शामिल है। पहली, यदि हम इसके नेचर या इसकी प्रकृति को देखें तो इसमें हम इस चीज को पढ़ते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान है या कला, सांख्यिकी विज्ञान है या कला, विज्ञान है या कला, प्रश्न चिन्ह है। कुछ विद्वान इसको विज्ञान भी कहते हैं और कुछ विद्वान इसको कला भी मानते हैं। विज्ञान क्यों है, विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान। तो हम अपनी सांख्यिकी को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आंकड़ों का संकलन, फिर वर्गीकरण, फिर उसके बाद में उनका प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण और फिर निर्वचन। ये सारी विधियां क्रम वाइज है। इसी प्रकार विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत है उसके अंदर हम कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हमारे सांख्यिकी के भी अनेक नियम और सिद्धांत जो बने हुए हैं उनके मध्य क्या कारण है, क्या परिणाम होगा उनको हम आसानी से बता सकते हैं। विज्ञान की भांति हम अपनी सांख्यिकी के अंदर भी विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। तो अनेक ऐसे आधार है जिसके आधार पर हम यूं मान सकते हैं कि हमारा सांख्यिकी विज्ञान है। फिर कला है या नहीं, इसके लिए भी विद्वान
विभिन्न तरीके की बातें करते हैं। कला का अभिप्राय होता है किसी भी कार्य को करने का तरीका या ढंग। अगर हम इस आधार पर भी देखें तो हमारा सांख्यिकी एक कला भी है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति अलग अलग तरीकों से विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय जो उपकरण है उनको इस्तेमाल करके अपने निष्कर्ष और विश्लेषण करने का कार्य करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और जैसे जैसे वे इनका प्रयोग करने में सिद्धता हासिल करते हैं, उनके कार्य करने की क्षमताएं और योग्यताएं भी बढ़ती है। तो हमारा सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल मात्र विज्ञान है या केवल मात्र कला। सांख्यिकी विज्ञान की श्रेणी में भी है, कला की श्रेणी में भी है। कला इसीलिए भी मानते हैं हम क्योंकि इसका प्रयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में से जो संबंधित समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास भी करते हैं। एक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। एक उत्पादक का उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। कम व्यय में अधिक संतुष्टि और कम लागत में अधिक उत्पादन, इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जब व्यक्ति अभ्यास करता है या प्रयास करता है तो सांख्यिकी उपकरणों और डेटा का प्रयोग उसके लिए लाभदायक होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सांख्यिकी विज्ञान भी है और हमारा सांख्यिकी कला भी है, क्योंकि व्यक्ति इसके अंदर कार्य करने की योग्यता को प्राप्त करता है। और विज्ञान इसलिए क्योंकि हमारे विषय का जो ज्ञान है वो भी क्रमबद्ध है, इसके कुछ प्रिंसिपल और सिद्धांत बने हुए जो हर समय स्थान और परिस्थिति में खरे उतरते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान है और साथ में कला भी है। नेक्स्ट आ जाता हमारा सांख्यिकी की विषय वस्तु। देखिए इसके अंदर दो बातें शामिल है, एक वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरा है हमारा व्यवहारिक सांख्यिकी या जिसको हम कह सकते हैं प्रतिदर्श सांख्यिकी। इसके अंदर दो बातें शामिल है, वर्णनात्मक सांख्यिकी और व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंदर सांख्यिकी के जितने भी विधियां हैं, इसमें आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, उनका प्रस्तुतिकरण, उनका विश्लेषण, उनका निर्वचन, उनको हम वर्णनात्मक रूप में बताते हैं। मतलब ये हमें उस मेथड की ओर ले जाता है जिसमें के अंदर हम सांख्यिकी विधियों का अध्ययन वर्णन के रूप में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मैटर के आधार पर जब हम सांख्यिकी विधियों को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी। लेकिन जब हम व्यावहारिक जीवन में सांख्यिकी को यूज करते हैं और चुनी हुई इकाइयों के आधार पर समग्र के बारे में निर्णय और निष्कर्ष बताते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यावहारिक सांख्यिकी। जैसा कि हमने निदर्शन विधि के लिए बताया था, जब हम व्यावहारिक जीवन में कुछ चुनी हुई या सैंपल मेथड के आधार पर यूनिवर्स के बारे में या हम यूं कहें कि समग्र की सभी इकाइयों के लिए कोई निर्णय या निष्कर्ष बता रहे तो उसको हम कहते हैं व्यावहारिक सांख्यिकी। तो सांख्यिकी की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, वर्णनात्मक सांख्यिकी और व्यावहारिक सांख्यिकी। इसके बाद में इसके क्षेत्र में जो तीसरी बात शामिल है कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, इसके दोष क्या है, ये कमियां क्या है, ये हम आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।